हाँ भैया, तुम क्या बोल रहे हो बताओ। अब तो कोई नहीं रहेगा आने को, या अभी दावत का समय निकल चुका। चलो, सबसे पहला इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा था बताओ? बंगाल गैजेट। ठीक है, ये जानकारी इसलिए फैक्चुअल है, इसका आपके यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिन चीजों का यूपीएससी से लेना देना है उसके बारे में आते हैं लोग। कल हमने कवर किया था कि 19(1)(a) के अंदर यानी क्या कहता है कि वाक स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी। इसमें हमने कौन से केसेस कवर किए थे बताओ? पहला केस कौन सा पढ़ा था? श्रेया सिंघल। श्रेया सिंघल वाला केस क्लियर है जो लोग कल आए थे? कोई डाउट वहां पर? फिर हमने बात करी थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किस हद तक, कहां तक, ये बात आई समझ? उसके बाद हमने इसके अपवाद देखे थे। क्या क्या अपवाद थे और कितने अपवाद थे ये पता किसी को? 8 थे। कौन कौन से? घर से लिखिए। आ जाओ आ जाओ। ये स्लाइड में तुम्हें दे दूंगा, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तुम्हें याद होने चाहिए। राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, लोक शांति। ठीक है, सदाचार लिखा है, अत्याचार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मानहानि, एक्साइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, भारत की संप्रभुता एक घटना। ये मैंने क्यों बताया आपको, उसके पीछे कारण है कि आर्टिकल 19(1)(a) का अपवाद कहाँ है? तो अपवाद है 19(2) में। ये बात याद रखना, ये मुझे बताना। ठीक है, 19(1)(a) कहता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कैरी करते हो, आप कहीं भी जाते हो तो आप जाकर के भैया कुछ भी मुझसे बोल सकते हो, परंतु ये 8 बातें उसमें नहीं, खनन या फिर उनका हनन नहीं होना चाहिए, खंडन या हनन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण आपको ये दिया था गर्ल वाला, कि पहला स्टेटमेंट मैंने कहा हाउ ब्यूटीफुल। ठीक है, दूसरा कहा सिस्टर से सेम बात, तीसरा रात के 11:30 बजे चौराहे पे। तीनों में शब्द एक ही है लेकिन भावनाएं बदल गई, तो बस काम हो गया। और इसी से संबंधित हमने 66(a) का आईटी एक्ट पढ़ा था। अब तो कोई नहीं बचा, आ गए सब। आज नए नए स्टूडेंट बन रहे, हाथ करो रहेगी उनकी तो बहुत ही सही समय कहा रहा हूँ, तुम्हारा जिसका बेटा पढ़ रहा हूँ। चलो भाई पढ़े, यहाँ तक कोई डाउट बताओ कल वाली बात को? चलो अब शुरू करो। लिखोगे? लिख रहा सर, लाइट दे तो लिख लिया? लिख लो अपने नोट्स पर, डाल लो फटाफट। लिख रहे हो ना बेटा? घर से लिख लेना, ऐसे देंगे तो हो गया क्या? हाँ चलो। फाइनली नाउ वी हैव कवर्ड दिस पॉइंट। अब हम आते हैं इस पे, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें आएगा मजा। आर्टिकल चल रहा है 19 और मैंने एक मोबाइल नंबर तुम्हें नोट कराया था 15, 16, 19, 20। ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए होता है। ठीक है, सिटीजन यानी सिर्फ और सिर्फ भारत का जो नागरिक है उसके लिए ये प्रयोग में मिलेंगे, लेकिन अगर कोई गैर नागरिक विदेशी है तो उसे ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं मिल जाएगी, प्रदान नहीं करेंगे। अब इसको हम लोग कवर करते हैं शांतिपूर्वक। और ये जो लिखा है निरायुध सम्मेलन का, इसको बताओ, इसमें जो निरायुध होता है ये क्या है? शांतिपूर्वक कैसे? एक्सप्लेन करो। अच्छा, मैंने ये कहा सभी लोग लेक्चर होने के बाद गांधी स्टेडियम मिलेंगे बड़ी शांति से, ध्यान से समझना, बहुत ही शांति से, और वहां पर चुपचाप मैं तुम्हें बैठ करके बनाना सुनाऊंगा। कौन कौन इस सभा में सम्मिलित होना चाहेगा बताओ? मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। शांतिपूर्वक का मतलब ये होता है, यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ
शांति पूर्वक का मतलब ये होता है कि तुम असला अपने साथ ले जा भी नहीं सकते, कि चांस भी हो जाए वहां पर दंगा होने का, इसे बोलते हैं शांति पूर्वक। कैसे, मैं तुम्हें इसका उदाहरण देता हूँ, आ जाओ। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारे जुलूस जो हैं, ठीक है, अभी सावन के माह में भी सख्त निर्देश दे दिए गए थे कि आप किसी तरीके का असला लेके कैरी नहीं करो। बात आई समझ में? या फिर कुछ मुस्लिम प्रोसेशन भी करते हैं, जैसे मुहर्रम होता है, तो वहां पर उन्होंने कह दिया कि कोई शस्त्र कैरी नहीं करोगे। क्यों कहा होगा ऐसे सरकार ने? बताओ। दंगा ना हो, ये बात क्लियर है। अब सवाल ये आता है कि सरकार अपना कृपाण कैरी कर लेते हैं, तो सर ये पार्शियलिटी नहीं होने तो अलाउड है। क्यों अलाउड है? अच्छा, वो उनके धर्म में आता है। हाँ, तो वो ये कह रहा है वो निकाल नहीं सकते बाहर। गुस्सा बहुत खराब चीज होती है। उनके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसमें उन्होंने कह दिया बस, जहां उनका इम्पल्स हाई हो गया उन्होंने निकाला और काम कर दिया। आप कैसे डिफाइन करोगे? बताओ। क्या उत्तर होगा इसका? बताओ। तो मैं तुम्हें एक और केस की तरफ लेके चलूंगा, बड़ा मजेदार। शांति पूर्वक और निरायुक्त सम्मेलन का इतना है कि आप कोई भी ऐसा असेंबली, कोई भी ऐसा सम्मेलन, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आपके निजी घर पे बालक का रेस्टोरेंट हो, चाहे आपका खुद का मुंडन हो, लेकिन अगर कहीं भी शांति भंग करी तो ये समझ लेना कि सरकार उस पर कुछ अपवाद बना करके रखी हुई है। क्या वो बना तुम अगर आपने ऐसा कुछ भी करा, आपको अनुमति है, लेकिन आपको 3 चीजें करने को नहीं दी जाएंगी। इसको लिख लेना, इसे बोलते हैं सिर्फ। यानी कि सबसे पहला है संप्रभुता, सोवेरेनिटी, ठीक है, और दूसरा है अखंडता, इंटीग्रिटी, और तीसरा लोक आदेश यानी पब्लिक ऑर्डर। अगर आपने कोई भी ऐसा सम्मेलन किया जिससे देश की संप्रभुता, अखंडता या पब्लिक ऑर्डर, मतलब ये बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों के बीच में सुख, शांति, समृद्धि बिगड़ी, तो उस तरीके के 19 क्लॉज बन के खामे आप पर लग सकता है फाइन, जुर्माना। और गवर्नमेंट ने इस चीज को मैनेज करने के लिए बहुत से अधिनियम और एक्ट भी बना रखे हैं, ये ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे एक्ट गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि 19 में हमें शांति पूर्वक निरायुक्त कौन से सम्मेलन दिए गए, चाहे भैया धार्मिक करो, शैक्षिक करो, ठीक है, प्रगतिशील करो। और यहीं पर मैं तुमसे पूछता हूँ, अब क्या हड़ताल की जा सकती है? क्या हड़ताल करना किसी का मौलिक अधिकार है? बताओ बेटा। हड़ताल होती है, आपने देखा होगा, हड़ताल करते हैं, कर्मचारी हड़ताल में रहते हैं, बैंक के कर्मचारी हड़ताल में रहते हैं। पाँच को छोड़ के इसको पूरा बात आपने आंसर सही दिया, लेकिन मेरा उत्तर ये है कि हड़ताल मौलिक अधिकार है। घूम कर लें कितनी डिमांड, सबसे बढ़िया पैसा मारते हैं बस। और अगर तुम सबसे आगे बैठ के अगर थोड़ा सा और प्रोजेक्टर आगे पीछे हुआ तो तुम दोनों स्क्रीन और इसके बीच में किस हो जाए? आप बताओ, निरुद्ध वाला सम्मेलन का पीछे गए बच्चों, बताओ हड़ताल मौलिक अधिकार है कि नहीं? दूसरा नहीं पड़ी, दूसरा नहीं हो तो सबसे पहले, बाकी बच्चे समझ गए। बताओ भैया, धार्मिक, शैक्षिक, प्रगतिशील के अलावा हड़ताल तुम्हारा मौलिक अधिकार है कि नहीं? बताओ क्या लगता है, हड़ताल मौलिक अधिकार है? नहीं है? बजाय जल्दी बताओ। हड़ताल मौलिक अधिकार नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको कभी कोई हड़ताल करनी होती है तो आप हड़ताल नहीं करते हो, आप करते हो कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब हम इकट्ठे हुए हैं और हम शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठे होकर अपना हक मांगेंगे। इसलिए आपको किसी भी विभाग में हड़ताल जैसी परिस्थिति लाने के लिए उन्हें रिटन में बताना पड़ता है कि इस तारीख से इस तारीख तक हम काम पे नहीं आएंगे, हम करेंगे सो कॉल्ड हड़ताल। ये बात आई क्लियर हो गया? तो आज से हड़ताल को मौलिक अधिकार मत करना। अब मैं तुमसे एक चीज और पूछता हूँ, तुम सबने एक केस सुना होगा, अब आएगा शाहीन बाग, ठीक है? हमें चाहिए, क्या चाहिए? तुम लोग नहीं बोलोगे, समझदार बजा इसकी, इसको फिल्म का लेंगे पूरा करो।
पहले आपको पता केस हुई ना। चलो, शाहीन बाग में वो लोग जब बैठे हुए थे तो क्या आपको लगता है कि वो शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन में थे? सवाल में आपसे ये आता है। शाहीन बाग पता है ना, सीए कागज नहीं दिखाएंगे, पता है ना, बाद में सबने दिखाया, पता नहीं क्यों। तो शाहीन बाग में जो सीएए नागरिक संशोधन अधिनियम आया था उसको लेकर के उन लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। तो मेरा मानना ये है कि क्या उनका मौलिक अधिकार था वहां बैठना, या सरकार ने उनको हटाया तो फिर सरकार के पास अधिकार था हटाने का? बताओ, सोचो, ऐसे कोई क्वेश्चन बनता है। शाहीन बाग तो पता है ना सभी को, दिल्ली में केस हुआ था सीए का। ठीक, बताओ क्या होगा उसको, क्या था मामला? और फिर मैं तुम्हें किसान बिल लेके चलूँ, छोड़ूंगा नहीं। आ जाओ जल्दी आ जाओ, बताओ उसमें। शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए थे वो मुद्दा उनका मौलिक अधिकार था नहीं था, बैठ सकते हो नहीं बैठ सकते हो, किसान बिल में प्रोटेस्ट करने बैठे थे, स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज में बैठ जाते हैं, क्या ये सब चीजें फंडामेंटल राइट है, वैलिड है कि नहीं? बताओ। इसका सिंपल सा आंसर है हाँ, वो सब वैलिड है। लेकिन जिस दिन शाहीन बाग में या जिस दिन किसान आंदोलन में कोई असला या लोक शांति या संप्रभुता या देश की अखंडता के खिलाफ उनका प्रोटेस्ट क्या था? प्रोटेस्ट उन्होंने कानून के खिलाफ करा था शाहीन बाग में, ये बात क्लियर होगी। सरकार के खिलाफ नहीं थे, वो ये थे कि ये जो बिल आपने चेंजेस करा है इसको वापस करो। यही फार्म बिल में हो रहा था। यही कोई भी हड़ताल होती है तो आप उसमें किसी विधि के विरुद्ध जा सकते हो कि इसको वापस ले लो, मांग कर सकते हो, लेकिन वो भी शांतिपूर्ण और निरायुध तरीके से। अगर आपने थोड़ा भी सोचा एक इंच भी कि भैया संप्रभुता पे देश की आज़ादी जो है वो हमें दे दिया है, अब देश हम चलाएंगे, जिस दिन आपने इसको लेकर के शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करा तो सरकार आपको उठा करके जेल भरो आंदोलन कर देगी। बात आई समझ में? तो इन चीजों को बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। और हाँ, ये किसी भी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश का हिस्सा है कि आप अपने अधिकार की मांग कर सकते हो, चाहे सड़क पे करो चाहे इंटरनेट पे करो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? अभी और होगी तो केस को भी बचेगी। अब आ जाओ 19(1) के सी पर, संगम या संघ, ये क्या होता है? चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है? एक दिन अगले बच्चों ने कहा सर कभी कभी क्लास में साफ सफाई नहीं होती, कभी कभी प्रोजेक्ट पर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कभी हम जल्दी आना चाहते हैं ऑटो नहीं मिलता, ठीक है, और कभी हम क्लास शुरू होने के 10:30 बजे आते हैं। तो इस तरीके की समस्याएं बहुत आ रही है, ठीक है? इस तरीके की समस्याओं से निपटने के लिए क्या हुआ कि क्लास में आलोक खड़े हुए और आलोक ने कहा कि आज ही मैं बनाता हूँ अभ्युदय जनता पार्टी, और इस जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य होगा कि अभ्युदय में हर बच्चा पढ़ेगा और सही से पढ़ेगा। तो क्या तुम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते? हाँ, आप बोल रहे हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आज़ादी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है जो तुम्हें मिलती है 19(1)(c) यानी का मिर्जापुर वाला नहीं चल रहा उधर देखो, ठीक है? का वाला क्यों? समझते सब है? तो भैया काका गांव तुम आ जाओ, गांव के अंदर स्पष्ट किया हुआ है कि तुम पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, ठीक है? आप एक दिन चरण को एक कह सकते हो कि समझदारी आ गई, और चरण ने कहा सर हमें संगम या संघ बनाने की अनुमति है, कहा है। तो इन्होंने IAS ICS बना दी, हैसियत यूपी संगठन और इन्होंने कह दिया हमारी मांगें पूरी करो, हमने तो संगठन बनाई है, हमारा मौलिक अधिकार है। तो क्या तुम ऐसा कोई संगठन बना सकते हो जो देश में आतंकी गतिविधियां करे? आतंकी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए तुम्हें जो रोकता है, पहले ये समझ लो, इसमें तुम्हें रोक रहा था 19(2), था तुम्हें रोक रहा था 19(3), और ये तुम्हें रोक रहा है 19(4). इसके अंदर सेम ग्राउंड दिए ये वाले 19(4) के अंदर सोवेरेनिटी, अखंडता, पब्लिक ऑर्डर, लेकिन एक और बढ़ जाएगा मोरालिटी, और मोरालिटी को बोलते हैं नैतिकता। सर ये नैतिकता का मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि तुम एक एसोसिएशन बना दो प्रोस्टिट्यूशन के लिए। आप बताओ क्या ये इमोरली गलत है कि नहीं? ये गलत है कि नहीं? बात आई समझ में? तो ये सारी चीजें 19 के अंदर कनेक्टेड है। क्या बोल सकते हैं? अच्छा टाइम आउट हो गया, ठीक है? अब ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं? संगम या संघ बनाओगे लेकिन देश की अखंडता, देश की संप्रभुता और देश में लोक आदेश या फिर नैतिकता के विरुद्ध कोई भी संगम या संघ नहीं बना सकते हो। ये बात क्लियर हुई? सर ये कहाँ दिया है? तो इसका अपवाद दिया है अनुच्छेद 19 के 4 में। 4 ही ग्राउंड है, 3 में 3 ही ग्राउंड है।
बस सेकंड वाले में 8 गिनाऊंगा, ये ध्यान। यहाँ पे कोई डाउट? शांतिपूर्वक और निर्णायक सम्मेलन समझ गए? अपने घर पे कुछ भी करो, शादी पार्टी या सम्मेलन, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर तुमने करा SIP के खिलाफ, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, लेकिन उद्देश्य कैसा होना चाहिए? देश हित में, ना कि देश के विरोध में। कुछ भी करो। अब ये वाला बताओ, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संरक्षण, इसे कौन बताया? यानी राइट टू, क्या बोलते हैं इसे, बताओ जरा। 19(1) को सुना आप लोगों ने? पहले नहीं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये सबसे विवादित है। मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ और उस सिचुएशन को तुम बड़ा अच्छे से बताओ, तब समझ में आता है। ये है पीलीभीत और ये है बरेली। ध्यान से समझना, अगर ये कुछ समझ गया तो अभी वर्तमान में तुम्हें एक परिस्थिति समझ में आ जाएगी जिसको लेकर के बरेली और पीलीभीत के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, ये बीच में आ जाता है तुम्हारा ठीक। ये रहे चरण, ठीक है, चरण वॉज वेरी हैप्पी और ये चरण की मित्र, ठीक है, जो भी कह सकते। उसके बाद चरण को इनसे मिलने जाना था, चरण ने फोन करके कहा मैं आ रहा हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मेरे पास है इनमें से डी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। लेकिन अचानक ही चरण ने जैसे ही अपनी कार उठाई और चरण कार से मिलने गए तो बीच में इन्हें टोल ने कहा कि हमें 70 से 105 रुपया दो, वरना हम तुम्हें आगे तुम्हारी कार के साथ नहीं जाने देंगे। अब कार तो इनकी अपनी संपत्ति है ना, और अपनी संपत्ति लेकर के आगे बढ़ने में कोई बुराई तो नहीं है। मुझे ये बताओ, हिम्मत कैसे हुई कि टोल ने तुम्हें रोक दिया? अगर तुम्हारा 19(d) कहता है कि तुम सदाचार जो भी है घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, तो हिम्मत कैसे होगी कि टोल ने चरण को पीलीभीत से बरेली रोड पर रोक दिया? चलो बैठ जाओ, बंदना बैठ जाइए कहीं जहाँ जगह मिल जाए। मजाक लैपटॉप हम लोग तुम्हारे होते। बताओ कितने लोग कहते हैं कि 19(1) हमारा सर कहीं भी जाने का अधिकार है, कहीं भी घूम सकते हैं, किसी राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संरक्षण है हमारा। तो फिर तुम्हें टोल ने कैसे रोक लिया? और क्या टोल होना वैलिड है कि नहीं? बताओ, समस्या समझे? समझ गए? बताओ भैया। अब ये इंतजार करती रह गई, 1 घंटा हो गया। हाँ बताओ, चरण कैसे मुलाकात होगी? टोल देना पड़ेगा, अपनी गाड़ी से जाओ। अच्छा, तुम्हें ये नहीं लगता कि ये जो टोल है ये सरकार ने तुम्हारा 19(1) का जो है हनन कर दिया? कितने लोग कहते हैं कि सरकार ने हनन नहीं करा? बाकी लोग 124(a) में न जाओ, कल वाले समझ। और कितने लोग कहते हैं हाँ सर, हमें तो हमेशा से शक था, पहले दिन से ही हमें पढ़ते हुए 4 साल हो गए आपसे, हम तो पहले दिन से ही डाउट में थे कि हाँ सरकार पर में शक। बताओ इधर जो नया बच्चा है, तो नया है आपने से चारों, आपने क्या लगता है? कैन दोज बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, इज इट एक्टिवेट और नो? क्या लगता है? इंग्लिश हिंदी बोल के बताओ, दोनों हमारी तरफ। क्या लगता है भैया? टोल प्लाजा बताओ, बताओ एसएससी। हाँ अरे नहीं, वो दोनों तैयारी कर रहा था, पहले एसएससी हम यूपी SSSC वाले भी। अच्छा कनिष्ठ ट्राई करके आया, सकता है इसको मत टाइपिंग भी उसमें। चलो बताओ क्या लगता है? टोल क्या लगता है? टोल सही है गलत? सही है। चलो मैं तुम्हें कंडीशन बताता हूँ। इस पर राय मांगी गई आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में। आप ध्यान से समझना, अब जो चीज तुम्हें समझ में आ रही हो सकता है उससे तुम मुकदमे कर दो। अब पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, अगर आप टोल लगा रहे हो तो आप 19(1) का हनन कर रहे हो। लेकिन अगर टोल का मतलब क्या होता है कि सुरक्षित रोड, साफ रोड, बढ़िया रोड, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई भी रोड चाहिए तो वो टोल देगा। लेकिन सरकार का एक दायित्व और है
कि उसे जहां भी टोल लगाना है उसके समकक्ष कहीं से एक और रोड छोड़नी पड़ेगी। जैसे एक रोड गांव के अंदर से होके जाएगी जहां रोड ऊबड़ खाबड़ होगी, क्योंकि सरकार का सोचना था एटलीस्ट जिसके पास पैसे नहीं है देने के वो भी अपने रास्ते से दूसरे रास्ते पे चले जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप टोल बनाओ, लेकिन टोल के साथ एक रास्ता ऐसा भी छोड़ोगे ताकि अगर चरण आज पैसे लाना भूल गए तो चरण इस रोड से जाके मुलाकात कर सकें। किसी को कोई डाउट? क्लियर? मजा आया? ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ लेकिन तुम लोग मजा लेने डेली आते नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू वॉच नेटफ्लिक्स? कौन देखा नेटफ्लिक्स? इस पे एक मूवी है, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम देखना, ठीक है? टोल प्लाजा पे तुमने एक मूवी देखी है फ्रैक्चर्ड? ये देखी किसी ने? ये बताओ मुझे सही टाइम पे लाया नहीं देखी? देखो नेटफ्लिक्स में मैं मूवी बताऊंगा, आईडी और पासवर्ड बताऊंगा। अब एक दिन आलोक ने मेरी बात को पकड़ लिया और आलोक ने कहा सर मैं 19(1)D यानी कहीं भी जाने का मूवमेंट का अधिकार समझ गया। अब एक दिन जो है आलोक को पुलिस लेके जा रही थी अपनी कस्टडी में, ठीक है? कैंप वाली पुलिस बना देते हैं, ठीक है? ये बीच में आलोक और ये पुलिस, ठीक है? एंड पुलिस वाज वेरी एक्टिव, आलोक वाज वेरी सेट। मैं रास्ते में खड़ा हुआ था एंड आई वाज आल्सो सीइंग। मैंने कहा आलोक कहाँ जा रहे हो? तो आलोक ने कहा सर आप भूल गए, आपने 2 महीने पहले पढ़ाया था 19(1)D में कहीं भी जा सकते हैं। मैंने कहा हाँ जा सकते हैं। बोले सर मैं शेड्यूल ड्राइव में घुस गया, मैं बायोडाइवर्सिटी पार्क में घुस गया, मैं न्यूक्लियर वाली जगह पे घुस गया। मैंने कहा क्यों? बोले मेरा मूवमेंट था, रुक के तो दिखाते। मैंने कहा अरे तुम बीच लेक्चर से क्यों उड़ गए थे आलोक? क्योंकि मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जिस तरीके से अपवाद 19(2) में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, उसी तरीके से अपवाद दिए हुए हैं। और इस अपवाद में कहा गया है कि तुम 2 तरीके के स्थानों पर नहीं जाओगे, जहां शेड्यूल्ड ट्राइब के राइट्स हैं और जहां पर जनरल लोगों का इंटरेस्ट यानी लोगों का सामान्य हित जो है उसका उल्लंघन होता है। जैसे सरकार तुम्हें रोक सकती है कि तुम बायोडाइवर्सिटी पार्क मत जाओ। अब तुम कहोगे नहीं मेरे पास 19(1)D है, तो सरकार कहेगी मेरे पास जेल है। बात है तुम्हारे समझ में? नहीं, आप उस हर जगह मूवमेंट कर सकते हैं जहां आपका मूवमेंट अलाउड होता है, जनरल इंटरेस्ट में खराब ना करने वाला होता है, ठीक है? एक शेड्यूल ट्राइब है, एक आइलैंड है शैम्पेन जाति के बारे में सुना है? शैम्पेन ये एक बार कहीं विदेश से ना एक फादर आए थे, पादरी, क्रिश्चियन, सुनिए स्टोरी। बट कहां पर? अंडमान। ऐसे से तुम नहीं बता पा रहे। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में भैया जो आए थे उन्होंने ये कहा था कि जो ये शेड्यूल ट्राइब है ना ये अपना पथ भटक गए और मैं इन्हें प्रभु की राह में एक करूंगा और जो ये वस्त्र बोलते हैं वस्त्र पहनाऊंगा, सज्जन इंसान बना। तीसरे दिन उनकी लाश लगी थी, भाले वाले लगे हुए थे, सुना होगा? अरे अखबार का फेमस किस्सा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें हर उस जगह जाने का अधिकार जरूर है, लेकिन सरकार ने निषेध कर रखा है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं आज भी वो जंगल के अंदर वनस्पतियों के खनिज पदार्थों को निकाल के खा के पी के आराम से रहते हैं। तुम्हें एक शादी नहीं कर मिल रही है, वहाँ 6 शादी करो, ठीक है? ये भी दुख है। तो इस तरीके की चीजें करने का उन्हें अधिकार है। सोनू तुम सामने थे, मैं तुम्हारी शादी को लेकर बिल पास नहीं करूंगा। तो इस तरीके के जो जनरली अधिकार होते हैं वो शेड्यूल ट्राइब को दिए हुए होते हैं। ऐसे में शेड्यूल ट्राइब का कोई भी अधिकार सामान्य पब्लिक अपना 19(1)D के तहत उल्लंघन नहीं कर सकता है। ये बात क्लियर हो गई? समझ में आई? बायोडाइवर्सिटी पार्क तुम्हें रोक सकती है, किसी दूसरे की शमशान भूमि वहां तो तुम वैसे ही रुके रहते हो तो वो भी तुम्हें रोका जा सकता है। पर सर हमारे 19(1)D में क्या हमें किसी मंदिर या मस्जिद में जाने से रोका जा सकता है या नहीं? बताओ। सवाल तो विवादित है, बताना नहीं रोका जा सकता। पीलीभीत में सोने वाली गली में एक मस्जिद है, उसके बाद इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि फला 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 नॉट अलाउड। अब बताओ, देखो बाहर मैं निकलता हूँ तो सब्जी लेने नहीं निकलता, पढ़ने निकलता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मसाला ही मिल जाए। बताओ भाई, बाजार को कहाँ पहुँच गए? 19(4). हाँ भाई, कौन इसका उत्तर देगा? बताओ। ये इसमें हम लोग काम करते हैं 19(5). अब देखो मैंने तुम्हें बताया ना, साधारण जनता के हित में अपवाद। मैंने टेबल बना दी है, मुझे पता है तुम लोग नेटफ्लिक्स, अमेज़न और इंस्टाग्राम में बहुत बिजी रहते हो, नहीं बनाना आती तुम्हें टेबल। मैंने बताया संरक्षण की स्वतंत्रता यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अंदर कुछ रोक है।
साधारण जनता के हितों में। कैसे? एक जगह पर पॉलिटिकल पार्टी अपनी रैली कर चला रही थी और तुमने अपनी मोटरसाइकिल उड़ाई और शूम से उसमें घुस गए, बोले हमारा 90 रोक रहे थे। भैया वो रोड पे सभाएं करेंगे, उनका अधिकार है, तुम बच के निकल जाओ। अब तुम जबरदस्ती मोटरसाइकिल लेके दो को पुचका के चले गए, तो ऐसा नहीं कर सकते। किसी अनुसूचित जनजाति के हित संरक्षण के लिए कोई जगह जो सरकार ने रोक रखी है, आप वहां नहीं जाएंगे, आप वहां अपना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्लेम नहीं करेंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको 19(1) सिर्फ भारत के अंदर सचरण यानी कि घूमने की स्वतंत्रता देता है या विदेश भी जाने की स्वतंत्रता देता है? कितने लोग कह रहे हैं? सवाल समझे कितना? तो मेनका गांधी का पासपोर्ट केस बताना पड़ेगा मुझे उसमें। यस, 1978 में मेनका गांधी केस थोड़ा बहुत करेक्ट कर पा रहे, देखो समझ में आ रहा है। जोक्स आएंगे, मीम्स आएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे जन चेतना को जागरूक करने के लिए मेरे जैसे आज के 23वीं सदी के महान साइंटिस्ट का यही काम चलिए। अब भाई आप कुछ पलटना मत, उसको वेबसाइटें मिल जाएंगी इधर उधर, और आगे बढ़ाओ कहाँ पीछे आ गए, के बाद स्लाइड मत दो, जाओ पीछे जाओ। तो हमारे ट्रिपल सी का डिप्लोमा है, दूसरा तुम्हारा पुनः बताओ भाई। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि धार्मिक स्थल वाला सबसे पहले क्या धार्मिक स्थल पे जाने के लिए, और दूसरा भारत के अंदर लागू होता है या भारत के बाहर? जैसे आपको अगर कहीं फॉरेन में जाना हो, नेपाल छोड़ के, नेपाल में पासपोर्ट वीजा नहीं लगता, जैसे आपको फॉर एग्जांपल सिंगापुर जाना हो, थाईलैंड जाना हो, बैंकॉक जाना हो, ठीक है, लड़के कह रहे हैं सर जाना ही नहीं, तो क्या आर्टिकल 19(1)(d) जो बात करता है ये सामने आइए, क्या ये 19(1)(d) तुम्हें विदेश जाने से चाहे तो सरकार रोक देती है? सरकार तुम्हारा ये वायलेट कर रही है या नहीं कर रही है, या तुम्हें भारत के अंदर ही स्वतंत्रता मिलती है? और अगर अंदर मिलती है तो तुम जो विदेश में जा रहे हो बाहर, वो स्वतंत्रता तुम्हें कौन सा अनुच्छेद देता है बताओ? राइट टू ट्रेवल अब्रॉड यानी बाहर घूमने की स्वतंत्रता। तो कभी भी डाउट मत रखना सर भारत के अंदर अनुच्छेद 19, भारत के बाहर। ये जब मैं 21 पढ़ाऊंगा तो तुम्हें अभी फिर से बताऊंगा, लेकिन तब तक लिख लो, हमें मत देखो, हम ऐसे ही लिखते हैं 2 साल। नोट्स बना रहे हो ना सब, भेज मत देना थोड़ा बहुत कनेक्शन हो जा रहा है तो समझ में आ रहा नहीं। ठीक है, और हंसी मजाक से ही पढ़ाते हैं, कहीं तुम ऑफेंड हो जाओ और रस्सी और पंखे के बीच संबंध बनवा दो, तो कौन सा गाना जान ही नहीं देंगे तुझे। तुम्हारी एज के होने का ये फायदा है ना, तुम लोग करते हो सब नहीं कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारे जितना नहीं कर रहा हूँ, चीजों से उभर गया हूँ। ये चीज समझ में आई? आगे बढ़े। अब देखो, एक विवादित मामला मैंने जो आपको समझाया है कि मंदिर और मस्जिद जो होते हैं वहां पर धर्म का मामला होता है, और वहां यस तुम्हें स्टॉप किया जा सकता है एंट्री लेने से, क्योंकि दे आर नॉट पब्लिक प्लेस। अगर वहां पर कोई भी धार्मिक भावना आहित होने का मामला रहता है तो तुम्हें रोका जा सकता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर रिलीजन के पर्सन को रोके जाने के लिए, या फिर पर्सन उसी कैटेगरी और उसी कास्ट का है, दूसरी कास्ट का रोके जाने को लेकर के डिबेट बनी रहती है। जैसे कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे फीमेल की एंट्री नहीं है, जहाँ पे अदर कैटेगरी के पीपल्स की एंट्री आज भी नहीं है, लेकिन सरकार जब भी मामला जाता है तो आर्टिकल 14, 15, 16 इन सब आर्टिकल को देखते हुए अनुमति देते हैं। लेकिन दूसरे रिलीजन के लोगों को नहीं, ये उनका अपना राइट है। अगर उनके पास धार्मिक सर्टिफिकेट्स है कि सर ऐसा ऐसा है, दूसरी कास्ट हम अलाउड नहीं करते, ये कारण है, तो फिर वो रोक कर सकते। बात आई समझ में? अगर 29 यूसीसी आ गया तो यूसीसी टेंपल में एंट्री देगा। यूसीसी आ रहा है 5 चीजों पे, शादी पे, बच्चा खाने पे यानी एडॉप्शन पे, उठाने का मतलब बोल लेना, उसके बाद रिटर स्टेट पे, सक्सेशन पे कि मरने के बाद क्या होगा, तो ये 4-5 चीजों पे आ रहा है। यूसीसी पे वैसे भी आप चिंता ना करो, जब मैं यूसीसी पढ़ाऊंगा तो एक चीज को मैं क्लियर कर दूंगा कि यूसीसी भी भारत में आएगा, इसलिए आप क्या आगे होगी पढ़ाऊंगा।
वो आज हम लोग अनुच्छेद अभी पढ़ा है, अनुच्छेद 26 और 25 जब मैं लेके चलूंगा आपको तो सबरीमाला ऐप्पा नैष्टिक ब्राह्मण क्यों थे क्या था सब बताऊंगा, ठीक है। जो आप सोच के आए हो हम लोग वो डिस्कस करेंगे, बनाओ। चलो भैया ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म। अब तुम्हारे लिए लेके आते हैं हम निवास की स्वतंत्रता। पहली बात तो तुम्हें ये पता है या नहीं, 91 A B C D E F खत्म कर दिया गया था 44 में संविधान संशोधन 1978 में। अब बचा है, ठीक है। ये F वाला खत्म क्यों किया गया था, सवाल मेरा ये आता है आपसे, बताओ। हाँ, क्या करने के लिए? भूमि सुधार। देखो जब देश आजाद हुआ था तो सरकार को चाहिए था औद्योगिक क्रांति दुनियादारी सब लाने के लिए जमीन और भूमि। उस भूमि को अगर आपका मौलिक अधिकार बनाया गया होता, यानी विच इज कॉल्ड लैंड, तो फिर कोई भी जनता अपनी भूमि को जो है छोड़ती, सरेंडर ही नहीं करती। तो सरकार ने कहा सबसे पहले तो ये मौलिक अधिकार खत्म करो। इसका मतलब सरकार मौलिक अधिकार छीन सकती है, सवाल ये भी आता है, बताओ क्या सरकार तुम्हारे मौलिक अधिकार छीन सकती है कि नहीं छीन सकती, बताओ। सुनो, नहीं छीन सकती। समानता सरकार छीन सकती है क्या? नौकरियों में आरक्षण सरकार छीन सकती है? नहीं छीन सकती। तो फिर ये कैसे छीन लिया? इसके लिए मैं तुम्हें एक थ्योरी पढ़ाऊंगा जिसे कहते हैं मूल ढांचा सिद्धांत। जो भी चीज बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी वो कभी कोई तुमसे नहीं छीन सकता। लेकिन संपत्ति छीनी जा चुकी थी और संपत्ति छीनी गई है, परंतु संपत्ति छीनने के पीछे भी अधिकार दे दिया। तुम्हारी जितनी जमीन सरकार लेगी, वर्तमान में जो सर्किल रेट चल रहा होगा उससे ज्यादा ही तुम्हें पैसे बढ़ा के देगी और तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कर देगी। बताइए समझ में? इसके पीछे एक और चीज भी है जो हम आज तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये किसी को अगर पता हो कि थोड़ा बहुत आइडिया होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे शेड्यूल लाइन, जहां पर न्यायिक पुनर्वालोकन भी काम नहीं करता था, अब करता है। चलो भाई धीरे 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 लास्ट वाले का। अब मुझे ये बताओ, सबसे लास्ट में चीज आती है जिसे कहते हैं व्यवसाय या कारोबार करने का मौलिक अधिकार। कितने लोगों को लगता है ये मौलिक अधिकार सही दिया है सरकार ने? ये रहा। और इसके अपवाद ये, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं इंग्लिश वाला, ठीक है। ऑक्यूपेशन, ट्रेड, प्रोफेशन, कोई कारोबार, व्यापार, व्यवसाय किसी भी तरीके का करने का अधिकार आपको संविधान ने मौलिक अधिकार में दिया है, ठीक है। इसी बात को देखते हुए एक दिन आलोक ने कहा कि सर मुझे मेरे जीवन का मकसद नहीं हुआ। मैंने कहा क्या? उसने कहा आज से मैं कारोबार करूंगा न्यूक्लियर एनर्जी बॉम्ब्स। आलोक छोटी चीजें सोचता ही नहीं आलोक। तो आलोक ने कहा कि आज से, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार कहता है कि तुम कोई भी व्यापार कर सकते हो, कोई भी उपजीविका कर सकते हो, कोई भी गति कर सकते हो, तो मैं आज से शुरू करूंगा भारत में न्यूक्लियर एनर्जी बॉम्ब्स बनाऊंगा, ठीक है। उसके साथ चरण भी पीछे नहीं रहते। चरण ने कहा मैं मिसाइल बनाऊंगा, मिसाइल और सीधा मिसाइल भेजेंगे पाकिस्तान में, ठीक है। तो सवाल मेरा आपसे ये आता है कि क्या आलोक और चरण इस तरीके का कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं कि नहीं? क्यों क्यों क्यों? सवाल है क्यों। तो उसके पीछे कारण ये है, एक तो तुम साधारण जनता के हित में काम नहीं करते, दूसरा आवश्यक व्यवसायिक एजुकेशन हो सकता है तुम पे हो तब भी मना कर दिए जाओ। उसके बाद लास्ट वाला कि कोई भी ऐसा कारोबार जो है उसमें सरकार तुमसे कभी भी छीन सकती है। सरकार कारोबार छीन सकती है मतलब सर हमारी जो है होलसेल की अंडे की दुकान है, चली जाएगी सरकार के पास? हाँ जा सकती है, सरकार ले सकती है। कैसे? मैं तुम्हें बता, मेरा उसका फ्लैग बंद करो, मतलब अब प्रोजेक्टर का काम नहीं कर, अब ऐसे समझाएंगे, इसमें आप डिस्टर्बेंस हो इतना काफी ना समझना। इस स्लाइड को मैं शेयर कर देंगे। कोचिंग संस्थानों पर बैन भी लग जाता है, आप बंद कर दिया। चलो अब लाइट खोल दिया। ऐसा है लिखने का आज पहली बार शायद मैंने स्लाइड चलाई है, लेकिन स्लाइड लाया करेंगे, ठीक है। मैंने केबल भी निकाल दी है। अरे भैया बात में बोल
बहुत तेज रखा है। चलो आज मैं तुम्हें एक सिद्धांत और पढ़ाऊंगा। इसकी ड्राइव बढ़िया बताओ भैया क्या है? क्या गुड। ठीक है, अब यहाँ आने से पहले तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी। आज हम लोग कवर कर रहे हैं 19(1)G। ठीक है, ये बात करता है कोई भी व्यवसाय प्रति प्रोफेशन, जो भी आप यूज कर सकते हो इंग्लिश वालों। मेरा सवाल आपसे ये आता है कि कोई भी तरीके का आप व्यवसाय भारत में करना चाहें तो जरूरी नहीं कि आपको अलाउड हो जाए, सरकार उसमें बहुत सी चीजें देती है। सबसे पहला, आप हर वो व्यवसाय कर सकते हो, अनुमति है जिसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, चरण ने बीए की डिग्री के बाद अपना एक क्लिनिक खोल दिया और फिर चरण ने कहा पता नहीं सर क्यों भूत बाधा का चक्कर मेरे क्लिनिक में कोई आता ही नहीं दवाई लेने। मैंने कहा करण तुमने, चरण जो है तुमने एमबीबीएस करा होता तो जरूर आते, तुमने करा है बीए। यानी कहने का मतलब ये है कि वो हर व्यवसाय कर सकते हो जहां उस चीज की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। क्लियर हो गया? ये सब करते हैं। दूसरी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सर ऐसा कोई भी व्यवसाय जिसमें क्वालिफिकेशन नहीं भी चाहिए, अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो क्या कर सकते हैं? हाँ, फेमस बिजनेस कर सकते हो, इसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए। ठीक है, रिसाइकलर की डिग्री नहीं चाहिए, ये भी तुम कर सकते हो। लेकिन ये दोनों ही व्यवसाय जो है वो जनता के हित में है या जनता के अगेंस्ट में? जनता के हित में। अब ध्यान से सुनना, अब आते हैं क्या नाम है, यश। यश ने करा बीटेक, ठीक है, और बीटेक करा न्यूक्लियर साइंस। अब देखिए चले गए भाभा एटॉमिक सेंटर, और उन्होंने वहां साइंटिस्ट के पद से उन्हें हटाते हुए कहा हटो यार, तुम्हें कुछ नहीं आता, आई एम इंजीनियर इन न्यूक्लियर साइंसेस फ्रॉम आईआईटी, और आज से मैं ये करूंगा। तो सरकार ने कहा भले ही तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है, भले ही हो सकता है तुमने कहीं इंटर्नशिप करके एक्सपीरियंस ले लिया हो, लेकिन तुम ये व्यवसाय, ये व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर है हमारी मोनोपोली, जिसे हम कहते हैं एकाधिकार। तब ये सर एकाधिकार 19(1)G में तो ऐसी कोई बात लिखी नहीं है। तब सरकार ने कहा बिल्कुल लिखी हुई है, आओ हम तुम्हें मिलवा के लाते हैं सीपी बरार के केस से। कौन सा केस? सीपी बरार। अब इस सिचुएशन को अगर तुम समझ गए तो समझो आधा कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा पीछे पड़ गया। ठीक है, सीपी बरार मोटर एक्ट ऑफ 1947, ये कब आया? 1947। इसमें ध्यान से समझना, ध्यान से। और संविधान कब बना? 1949। लागू कब हुआ? कोई डाउट? अब मुझे ये बताओ और ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन है जो बड़ा ट्विस्ट वाला है। सीपी बरार मोटर एक्ट एक छोटी सी बात कहता था कि जिले के अंदर जो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट होगा, उसको हमेशा जब चाहे तब सरकार सिर्फ अपने अधीन रखेगी, सरकार सिर्फ अपने पास ही रखेगी, किसी को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट करने का अधिकार नहीं देगी। लेकिन जब संविधान आया तो इसका 19(1)G बोला कि तुम कोई भी व्यापार, ट्रेड, प्रोफेशन कुछ भी कर सकते हो। यानी दोनों के बीच में एक परिस्थिति बन गई क्लैश की। अब बताओ कौन जीतेगा, संविधान से पहले या संविधान के बाद या संविधान से पहले? क्या लगता है? चाय रही आप कुर्सी तक बता दीजिए। आप अच्छा, सवाल समझ गए? सर एक एक्ट ऐसा था जो दे रहा था कि तो भैया राज्य के अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो सब सरकार के पास रहेगी। लेकिन अनुच्छेद 19(1)G आया तो ये बोला कि सरकार कोई भी तरीके का व्यवसाय करने से तुम्हें नहीं रोक सकती, उसका कोई एकाधिकार नहीं, तुम्हें जो व्यवसाय करना है करो। ये कह रहा था कि नहीं सरकार के पास रहेगा। तो संविधान को मानोगे उससे पहले के अधिनियम को किसे मानो? सरकार को, संविधान को। और संविधान को कुछ और कह रहा है, संविधान के तहत चले तो ये एक्ट खत्म हो जाना चाहिए, सरकार की शक्तियां छिन जानी चाहिए। क्या होगा? थोड़ा समझ आ रहा है? यहाँ तक डाउट? चलो किसी को डाउट?
सर अधिनियम में लड़ाई होगी जब तो अनुच्छेद जीतेगा। अधिनियम में लड़ाई होगी कुछ जीतेगा। बॉर्नविटा 230 रुपए डिब्बा है छोटा, मेरी दुकान पे ले बोल रहे हैं, एक बार उसको विचार करो। तो ये कह रहे हैं मेरी शादी तो होगी मेरी लड़की नहीं होगी। जाते हाँ बताओ क्या प्री इंडिपेंडेंट लॉ टर्मिनेट हो सकता है। चलो एक परिस्थिति है, किसी ने ये सुना है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल यानी पूर्व संवैधानिक, जो संविधान बनने से पहले आया था, और एक होता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल यानी इसका मतलब ये होता है कि संविधान बनने के बाद में आया था। क्या होता है इन दोनों परिस्थितियों में आज तुम समझ जाओगे कि सरकार कोई भी अधिनियम को समाप्त कैसे करती है, रहने कैसे देती है, ये चीज समझ जाओगे। बताओ ये परिस्थिति क्लियर है ना 1950 और 47। अब सुनो मजेदार सिचुएशन, ये है 1950 जिसे कहते हैं तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे पहले की सिचुएशन को कहते हैं प्री, जिसमें ये एक्ट फंस रहा था 1947 वाला सीपी बना, मेरी बात सुनना। और हो सकता है कि संविधान बनने के बाद भी कोई एक्ट आए 63, 73, 75, बहुत से अधिनियम आते हैं, 2023 में भी आ सकता है। ध्यान से समझना, इसके लिए तुम्हें समझना होगा ग्रहण का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। सैफ नींद आ रही है, भाई दवाई ले रहे हो दोबारा। ठीक है बताओ क्या होता है ग्रहण का सिद्धांत, सुना है किसी ने? ये इस बार की नई लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, इसलिए ये तो बिल्कुल मत कहना कि सर ने आज सुबह उगता हुआ सूरज देखा तो तुक्के से ग्रहण बना दिया। नहीं भैया, ये किताबों में दिया, मैं तक क्रिएटिव नहीं हूँ। है जब दो लोग आपस में दो बिंदुओं में आपस में होते जाते हैं, और कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। गुड, आप पोस्ट वाली कंडीशन सही बता रहे हो। जो लोग आज आए हैं उन्हें यहाँ तक सवाल, ये सवाल समझ में आ गया, इससे पहले का तो कोई बात नहीं, उनके दिमाग से क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन बस ये बताओ कि ये सिचुएशन समझ में आई कि सर संविधान लागू हुआ देश में 1950 में, उससे पहले की विधियों का हुआ क्या हुआ? क्या उससे पहले की हमने सारी विधि खत्म कर दी? अगर खत्म कर दी तो फिर आज भी कुछ विधि ऐसी हैं जो चल रही हैं, और अगर वो विधियां चल रही हैं तो फिर उनका हुआ क्या? तो उनके लिए प्रयोग करता है हमारा संविधान ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत। और इस ग्रहण के सिद्धांत में कितनी प्यारी बात है, अगर कोई भी चीज जो संविधान बनने से पहले की है तो उसके, जैसे मान के चलो ये लॉ है, उस लॉ को जहां तक वो तुम्हारा मौलिक अधिकार खा रही है, मौलिक अधिकार छीन रही है, उसके ऊपर ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण ये यहाँ तक, यानी सर उस एक्ट का एक हिस्सा यहाँ से लागू रहेगा और एक हिस्सा खत्म कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। बात आई समझ में? बात आई समझ में? इसीलिए मैंने सूर्य के ऊपर ये ग्रहण वाला निशान बनाया है। पर सर ऐसा क्यों? हम उस विधि को निरस्त भी तो कर सकते थे, हटा भी तो सकते थे, नहीं हटाते जब आमतौर पर। क्यों? क्योंकि 1950 में हमारी संसद बैठी, उसने नियम बनाया। कल को हो सकता है इस नियम की पुनः जरूरत पड़ जाए। हाँ आ जाइए। कल को हो सकता है कि इस नियम की पुनः आवश्यकता पड़ जाए, तो तुम्हारी संविधान सभा पुराने नियम तो बना नहीं सकती भाई। उस समय की संविधान सभा से पहले जो चीजें आ गई तुम कैसे बना लो, या उससे संबंधित नई विधि बनाओगे तो भी तुम्हें बनानी पड़ेगी। तो क्या करता है संसद या पार्लियामेंट, वो जो पुराना लॉ होता है उसका जितना हिस्सा तुम्हारे भाग 3 यानी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा होता है, उतने हिस्से को जाम कर देता है, परछाई ले आता है, बाकी हिस्सा तुम्हारा काम करता रहता है। बात आई समझ में? लेकिन ये परिस्थिति तब है जब पूर्व, अगर ऐसा बाद में होता है तो उसको कर दिया जाता है निरस्त। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नल एंड वॉइड। इसका मतलब सर 2023 में सरकार ने एक नया बिल लेकर के समानता का अधिकार छीनने की कोशिश करी, तो क्या हम ग्रहण का सिद्धांत लगाएंगे? नहीं, तो हम उसे पूरा निरस्त कर देंगे। लेकिन 1950 से पहले कोई ऐसी विधि थी, कोई ऐसा अधिनियम था, कोई ऐसा नियम था जो समानता तो छीन रहा था,
परंतु उसमें आधा हिस्सा ठीक था, वो समानता दे ही रहा था, तो छीनने वाले हिस्से पर ग्रहण का सिद्धांत लागू हो जाएगा। बात नहीं समझ, इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, यानी सर संविधान बनने से पहले के नियम थे उन नियमों को पूर्णतः निरस्त नहीं किया जाता, उनके सिर्फ कुछ हिस्से पर ये ग्रहण लग जाता है क्योंकि वो संविधान के किसी एक हिस्से पर प्रभाव डाल रहे होते हैं। और इस केस के बाद सरकार को इस नियम पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ले जाना पड़ा। इस केस का नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ, भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तुम्हें इसे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स पे आए तो इस केस का नाम लिख देना, वरना इसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझो कि 1950 से पहले वाले पे ग्रहण लगेगा, 1950 से वाला पूर्णतः निरस्त होगा, इसमें ग्रहण का सिद्धांत नहीं लगेगा। ये बात समझ गए? क्लियर हो गई एकदम? सर कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जो इससे पहले बने थे लेकिन इनको खत्म किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई ऐसा नियम है जो स्लेवरी दास्ता को जारी रख रहा है तो भैया सरकार को उसे खत्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि दास्ता तो भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो चुकी है अनुच्छेद 23 के अनुसार। बात आई समझ में? यहाँ तक कोई डाउट? बाजार यहाँ पर कोई डाउट तो बताओ, आगे बढ़े। आई वुड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स तुम्हें समझ में आ गई 100%। हाँ, सीधी बात होती था। जब सरकार में ये घटना हुई तो सरकार ने समझदारी से अपवादों की व्याख्या करी और तब सरकार ने अपवादों को नोटिस में लिखे हुए बताया कि तुम कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, पर ऐसा जो सरकार के विरुद्ध अवैध ना हो, इलीगल ना हो, अनैतिक ना हो, इमोरल ना हो। बात आई समझ में? ऐसे किए गए किसी भी व्यवसाय पर सरकार रोक लगाता है। उदाहरण के लिए प्रोस्टिट्यूशन एक व्यवसाय है लेकिन वो कैसा है? इमोरल, अनैतिक है, तो क्या सरकार 19(1) के तहत अनुमति देगी? कर देगी? देगी। सरकार ने अनुमति दी। यही तो मैं ट्विस्ट लाना चाह रहा हूँ। अभी रिसेंटली कोविड के बाद प्रोस्टिट्यूशन को इंडिया में लीगल कर दिया गया, आपको पता है कि नहीं? प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल इन इंडिया, लेकिन सरकार ने कहा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोस्टिट्यूशन कोई भी फीमेल कर सकती है, परंतु दो चीजें उसे ध्यान में रखनी होगी। पहला, जबरन, यानी अगर उसे फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन कराया जा रहा है तो वो प्रोस्टिट्यूशन गलत होता है। दूसरा, ये उसकी अपनी बॉडी है, उसका अपना शरीर है, वो आर्टिकल 21 में निष्ठा के अधिकार के तहत जो चाहे वो करे, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन अगर फोर्सफुल यानी जोर जबरदस्ती जबरन उसके साथ प्रोस्टिट्यूशन किया जा रहा है तो फिर तुम यहाँ पर 19(g) के अपवाद नहीं ले सकते, तब तुम्हें सरकार भेज देगी जेल। बात है इसमें? ऐसा कोई व्यवसाय करा जा सकता है कि जिस व्यवसाय को सरकार ने उचित ठहरा दिया तो उसको कोई क्या उठाए। भारत में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, ये बात ध्यान रखना। प्रोस्टिट्यूशन मतलब वेश्यावृत्ति। दास्ता भारत में लीगल है क्या? दास्ता मतलब स्लेवरी। कंडीशन समझे मेरा? अब तुझसे मैं एक सिचुएशन और पूछता हूँ, बहुत अब मुझे एक बात ये बताओ, ये सिचुएशन प्रोस्टिट्यूशन का इफेक्ट है। देयर इज अ वेरी गुड केस ऑफ गौरव जैन। किसी ने गौरव जैन का केस पढ़ा है? इस गौरव जैन के क्वेश्चन पे मेंस में सवाल बनता है, ठीक है? ये गौरव जैन का केस बहुत अच्छा है। मुझे ये बताओ, कोई भी फीमेल है, कोई भी मेल है, अगर वो प्रोस्टिट्यूशन में आता है यानी वेश्यावृत्ति में आता है तो संभवतः कभी कभार, ज्यादातर ऐसे में इनके बच्चों का भी जन्म होता है। क्या उस बच्चे को शिक्षा का अधिकार है? क्या होगा उस बच्चे के साथ? सरकार ने कोई नियम बनाया? क्या होगा बताओ, इस पर विचार करके बताओ क्या होगा। बाजार क्या होना चाहिए? ये सामाजिक मुद्दा है और आई थिंक यूपीएससी के तो इतना तो डेवलप हुई ना कि इन चीजों का हम बात कर सकते हैं। कई लोग बता रहे हैं तुम्हारे मोबाइल की हिस्ट्री जो है वो तुम्हारी निष्ठा के अधिकार है, लेकिन समाज की हिस्ट्री निष्ठा का अधिकार नहीं, शर्म की बात है। चलो बताओ, गौरव जैन केस में निकला कि यस, इन बच्चों के लिए किसी भी स्कूल के अंदर एडमिशन अलाउड, फीस में रिलैक्सेशन अलाउड, इनकी पहचान छुपाना अलाउड। अगर कोई भी ऐसी बात है, इनफैक्ट यही नहीं, एक और केस था XYZ सोसाइटी केस था, उस केस में बोल दिया गया
कि ऐसे बच्चों को सारे अधिकार सामान्य बच्चों की तरह दिए जाएंगे, और यदि वो अपने पिता का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो आपने सुना होगा आज से कई साल पहले कि अपने मदर का नाम पर एडमिशन अलाउड है। तो ये सारे केसेस 1994 में ये केस आया था। सुप्रीम कोर्ट उस समय इतनी प्रोग्रेसिव थी, 1994 में तो जन्मी है ना, तो सोचो उस समय पे ऐसे निर्णय लेके जा रहे हैं। महान साल था 1994। एक बात फिर पावर मीटर 19(1)(a) के अंदर हमने पढ़ा कि सर कुछ भी स्पीच दे सकते हो, अपनी अभिव्यक्ति एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन 19(2) के अंदर 8 चीजों के दायरे में रहते। इसके अंदर मैंने आपको 3-4 चीजें बताई थी, जैसे धारा 124A राजद्रोह, उसके बाद न्यूज़पेपर में कितने पेपर हो सकते हैं, क्या हो सकता है, फिर हमने श्रेया सिंगल, यूट्यूब, OTT, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं आए थे उसमें 13 घंटा मेरा कुछ नहीं जाता। उसके बाद 19A हाँ सिंपल सी बात, ठीक है। और पिछले साल वालों की है तो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। 19(1) सबसे पहले स्पीच अच्छा वो ताली बजा रहे तो कबाली नहीं हो रही। 19(1) सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है, फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली। मैंने बताया था इसमें तुम सभा कर सकते हो, लेकिन भैया हर वो सभा करोगे जो शुभ शांति समृद्धि से होगी, ऐसी कोई भी सभा नहीं करोगे जो अनैतिक होगी या जिसमें सदाचार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगी। बात समझ में आई? इसके अपवाद दिए हुए हैं 19(3) में, और 3 ही अपवाद दिए हुए थे। ये चीजें समझ लो, इधर उधर मत देखो, बाहर वही खास है 5 साल से देख रहे हो। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था 19 के अंदर 19(1)(c) एसोसिएशन बना लो। उसके बाद 19(1)(d) में क्या था तुम्हारा, रेजिडेंस का था, रेजिडेंस का था कि मूवमेंट का था, मूवमेंट, गुड। 19(1)(d) क्या था, 19(1)(d) स्किप तो नहीं हुआ क्या, रेजिडेंस में था शायद, ये बात एक कोई स्किप हो रहा है क्या, कोई सही छूट रहा है शायद, ई छूट रहा है क्या है, कोई जरा बोले नहीं। हाँ निवास, निवास, निवास के अंदर, वेरी गुड। यही मैं कहूँ कि एक तो मुझे लगा 19 बहुत छोटा और बहुत जबरदस्त। एक दिन सोनू की इच्छा हुई 19(1)(e) के अंदर, आप सोनू को लपेटते हैं, तो एक दिन सोनू की इच्छा हुई कि मैं सुंदर साफ एक घर बनाऊंगा, और वो मेरा जो घर होगा वो होगा कश्मीर की हंसी वादियों में, ठीक है, और जहाँ मैं सबसे ऊंचाई से तारे वाले देखूंगा बैठ के, ठीक है, और कश्मीरी को देखूंगा, सुंदरता को देखूंगा, यूनिवर्सिटी देखूंगा, चिड़िया तालाब देखूंगा, डल लेक देखूंगा, ठीक है। तो जैसे ही सोनू 2018 से पहले वाले कश्मीर में गए, तो वहां पर जैसे ही इन्होंने ये जगह थी पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, और जैसे ही इन्होंने कुदाल उठाई और कुदाल मारी, तुरंत ही पुलिस आ गई। उसने कहा तुम यहाँ पर जमीन में गड्ढा नहीं बना सकते, तुम्हें तो यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन खरीदने का ही हक नहीं। ये बात 2018 से पहले की, ये बात ध्यान से कश्मीर का मुद्दा बता रहा हूँ। तो सोनू ने कहा क्यों, मेरे पास है 19(1)(e), हर घर मेरा घर, मैं तो कहीं रहूंगा, ठीक है। और इससे पहले एक हरकत और कर चुके थे, किसी घर भी चले गए रात में, फिर उनके मम्मी पापा ने मार के भगाया। सत्य घटनाओं पे आधारित काल्पनिक, चलो कल तुम लोग जज मत करा लो ऐसे किसी को, ठीक है। नहीं हॉस्टल में तो हम लोगों ने करा, मतलब लड़कों के साथ लड़कों के दूसरे रूम में गए थे, उसके बाद वार्डन ने कहा कि आपका हॉस्टल दूसरा है, फिर वार्डन दिखा नहीं ऐसा हो जाता है, तुम लोग पढ़ो करो। फाइनली तो सोनू ने जब 2018 से पहले कश्मीर को बेटा खुदा जमीन लेने की कोशिश करी, प्रॉपर्टी करी, तो इन्हें मना कर दिया गया। वहां की सरकार ने कहा कि बेटा पढ़ के आओ, अनुच्छेद 35A कश्मीर के अंदर बहुत विवादित था, जैसे 370 दोनों को एक साथ हटाया गया। कश्मीर के अंदर पहले ये चलता था कि अगर तुम भारत के हो और तुमने किसी कश्मीरी से शादी कर ली तो वो कश्मीरी लड़की अपनी नागरिकता खो दी, लेकिन अगर उसी कश्मीरी लड़की से लो IQ नेशन पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने शादी कर ली तो उसे कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। कश्मीर में संसद मतलब उनके जो राज्य की विधायिका होती थी उसका टर्म 6 साल का था, ये पता है। अपना झंडा चलता था, अपना संविधान चलता था, अपनी दंड संहिता चलती थी, रणवीर पीनल कोड, तो ये सारी चीजें बड़े मजे से चलती थी। तभी अचानक 2018 को एक सुनामी आती है, और सुनामी कहती है सोनू मैं तेरे साथ हूँ, आजा मिल के गड्ढा खोलेंगे चोटी पे। और 2018 से अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 370 के प्रावधान, अनुच्छेद 370 खत्म नहीं करी गई, उसके अंदर दूसरा
और तीसरा प्रावधान खत्म किया गया जिसकी इजाजत देता है अनुच्छेद 367। ये सारे प्रावधान खत्म कर दिए गए। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आपको कहीं भी रहने का अधिकार है, बिल्कुल है, परंतु ये भी निर्णय सरकार देगी कि तुम्हें किन जगहों पे नहीं रहना है। जैसे अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब, या जहाँ पर लोक शांति भंग हो। लोक शांति, आप सोनू ने कहा कि मैं रोड से होते हुए ऑफिस जाता हूँ, मैं रोड पे ही एक चादर बिछा लेता हूँ, वहाँ से रोड ही मेरा है, तो कोई ट्रक ही नहीं निकल पा रहा, तो क्या ये जगह को अंदर मान सकते हैं? नहीं। तो राइट टू रेजिडेंस यानी निवास का मतलब ये होता है कि आप लोक शांति शेड्यूल्ड ट्राइब की जगहों पर जा सके नहीं रह सकते, बाकी आप जमीन खरीदो कहीं भी हो, कोई इशू नहीं। बात आई समझ में? कश्मीर का मुद्दा समझ गए? कश्मीर का मुद्दा इससे नहीं पढ़ना है। अनुच्छेद 35 से जिसे निवास कहते हैं, 370 जहाँ पर ये बताया गया था कि विशेष प्रावधान किए गए हैं कश्मीर के लिए। और वैसे भी कश्मीर हमारा अभिन्न अंग हमेशा से था, कुछ जाहिरों की वजह से उसे अभिन्न अंग घोषित करने में समस्याएं आई, लेकिन सरकार ने कहा कि चिंता न करो, बुलडोजर पॉलिसी के तहत सभी जाहिर हटा दिए। वैसे मैं तुम्हें एक चीज जस्टिफाई करूं, बड़ा मजेदार है। तुम्हें ये बताओ बुलडोजर जो है जो यूपी के अंदर चलाया जाता है ये कौन से अधिनियम है? ये तुम्हें सिर्फ लॉ वाले बता सकता है, जो कि मैं बताओ। ये अभी इंटरव्यू के लिए मैंने तैयार किया था पिछली दिन। मैं जो शायद वो कहते कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नीति चल रही है, उसका आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। तो मैं कहता कि ये धारा बताओ क्या बुलडोजर वाली नीति जो है कितने लोग कहते हैं वो बोल लो मेरा 124 से लगाऊंगा कैमरा बोल। बुलडोजर सही है गलत? वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे नियमों का पालन किया जाना चाहिए। बताओ। उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1973 ये अनुमति देता है कि जो भी अवैध अनलॉफुल विधि विरुद्ध फलाना ढिमाका इतने जमा हुए उन पर तुम जेसीबी चलाओ। वैसे मेरे पास 2 जेसीबी है, म्युनिसिपैलिटी है नहीं, कोई मतलब नहीं पड़ता। यूपी म्युनिसिपैलिटी लॉ ने कह दिया म्युनिसिपैलिटी का नहीं के कोई छोटा सा बैठ करके 20 लोगों में से 21 के हाथ खड़े करा दें कि ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं। हाँ, तुम इसको पर्सनली मत ग्राम पंचायत हाँ ग्राम पंचायत सब जगह है। मैं ये बता रहा हूँ, यूपी कंटोनमेंट एरिया एक्ट, यूपी ग्राम पंचायत एक्ट, यूपी उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल एक्ट 2006 और कुछ लोकल लॉज ने सब दिया हुआ है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। बुलडोजर चलाना गलत नहीं है। लॉ मैंने बताया ना कि तुम्हारे सपने में परी आए और तुमसे पूछे कि तुम ये जादू की छड़ी रख लो मेरी या लॉ बनाने की शक्ति रखो, तो तुम लॉ बनाने की शक्ति रखो। क्यों? क्योंकि जो लॉ बना सकता है सबसे मजबूत वही होता है। सोनू परी की बात को तो देखा है कि लॉ की बात कैसे होगी। सोनू परी आएगी सिर्फ शक्ति के लिए पूछते, ठीक है? शक्ति बगैर हाँ ये सवाल अच्छा है। बगैर नोटिस दिए चलाई जा सकती, बिल्कुल चलाई जा सकती। उसमें ये भी प्रावधान है कि 24 घंटे के अंदर सिर्फ एक मौखिक हिदायत देने के बाद ये भी प्रावधान, ये मैं कहता हूँ। कम से कम 15 दिन पहले नोटिस जो है वो मोबाइल अधिनियम कहते हैं, जैसे CRPC कहती है और भी चीजें कहती हैं, लेकिन त्वरित कार्यवाही को जारी करने के लिए धीरे से संशोधन किए जाएंगे। पढ़ते रहो अखबार पढ़ते रहो। अमर खबर दैनिक रेस। चलो अब इसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 12 से शुरुआत करी, 13 से पढ़ा, 14 से 18 पढ़ा, 18 के बाद 19 पढ़ा, अब 19 के बाद आता है 21। अरे सर आपकी मैथ तो क्या होगी? 21 से पहले 20 आता है, इसके बाद 22 आता है, तो इन तीनों को लिख लो। ये तुम्हें प्रदान करते हैं सुरक्षा। ऐसे लिखो। अभी तो टाइम है 15 मिनट है, 15 मिनट में तो हम पॉलिटिक खत्म कर देंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत? आज जो पहली बार आया मुझे लगा होगा कि सर सुबह मॉर्निंग तो नहीं ज़्यादा देर लगा के सो के आए, देखो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। हाँ मेरे नींद तुम्हारे जज्बातों को हर्ट कर सकते हैं, लेकिन आदत पड़ गई, ठीक है? हाँ बाकी किसी को अगर कोई पर्सनली कोई चीज़ करिए तो क्लास के बाद उसे कह सकते हैं, ठीक है? धारा 499 है मेरे पास। पिछले साल जो बच्चे पढ़े थे तो अच्छे से जाना, ठीक है ना? पढ़ाने के लिए तुम लोगों को एक्टिव रखना है। क्वालिटी में बहुत से लोग सो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, लेकिन अब तुम्हें ऐसे किस्से सुनाने पड़ते हैं जिससे तुम्हारी जन चेतना
लड़कों तुमको पास से नहा के आया तो तुम्हारी चेतना वैसी लग रही है। जितनी देर घूमने जाओ उतनी देर ऐसे ऐसे परफ्यूम की स्मेल आती है। बाजार बाल्टी बारिश देवा में देवा देवा में तो मैं सब पता बढ़े आगे। अब देखो आर्टिकल 20 सुना समझने से पहले आर्टिकल 21 में एक लाइन लिखी हुई है और लॉ वाले विशेषकर उस लाइन का मुझे मतलब बताएंगे जिसे बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मेरे एसेंट को रेक्टिफाई करो। आई एम फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन नाउ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है? ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो अनुच्छेद 21 में लिखी हुई है, बताओ। पीछे कोई आर्टिकल 21 इधर किसने पढ़ा है? आपने आर्टिकल 21 से पढ़ा? इधर पीछे एडवोकेट्स है, उसको मोबाइल में देखिए गलत वीडियो लग रही है। हाँ बताओ, इधर आर्टिकल 21 200 का आर्टिकल 21 कुछ समझ में आ रहा है कि बाहर फोन करने गए थे? कैसे मना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत होता है। तुम लोगों के पास रात में 2 से 3 AM के बीच किसी का फोन आता है? हमारे दोस्त शुभचिंतक नहीं, ऐसे किसी का नहीं आता पक्का। तैयारी नहीं कर रहे कॉम्पिटिशन 12 बजे से आता है। ऐसी बात है ना, 4 बजे सुबह दौड़ भी नहीं करते, 2-3 बजे गांव वाले बच्चे मुझे लगते हैं, इसलिए मैं तो सब फोकस करो। हाँ, अनुच्छेद 21 बताओ। अनुच्छेद 21 के तहत लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जो अनुच्छेद 21 के अंदर लिखी है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, ये कौन बताएगा? बताओ क्या होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? इसके लिए मुझे तुम्हें स्टोरी सुनानी पड़ेगी अभी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ भी कहता है, राइट टू फूड भी कहता है, राइट टू यूज इंटरनेट भी कहता है, राइट टू डाई भी कहता है। कौन? आप मिल लीजिए, मिल लीजिए। हमें लगा आप स्टूडेंट है, पढ़ने। हाँ बताओ। चलो आप जो लोग सोने का प्रयास कर रहे हैं, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ कैसे पुलिस के पास जाकर के तुम FIR लिखवा सकते हो अगर तुम्हारे पड़ोसी से ना बन रही। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। होता यह है कि मिस्टर ए की लड़ाई होती है मिस्टर बी से। मेरी बात ध्यान से समझना, 1 इंच भी मिस कर रहे हैं तो जीवन भर अनुच्छेद 21 की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ढूंढते रह जाओगे, जैसे कितने साल के बच्चे ढूंढ रहे हैं। ए और बी के बीच में होती है लड़ाई, ए ने बी के ऊपर दर्ज कराई FIR। ठीक है, बात है FIR सबको पता है, सबको पता है कि कागज पे लिख के दी जाती है, साइन करके कहाँ दी जाती है? विधि के रखवालों के पास। ठीक है, FIR के बाद ये जो पुलिस है ये करती है इन्वेस्टिगेशन विच इज कॉल्ड जांच। कोई दिक्कत, कोई यहाँ पर समस्या? पुलिस के पास FIR के पाते ही वो जांच करती है और ये उसके ऊपर है कि वो जांच करते ही तुरंत किसी को अरेस्ट कर ले, चाहे तो कुछ समय ले ले। इस जांच पर सुप्रीम कोर्ट भी उंगली तो उठा सकता है कि तुम क्यों नहीं कर रहे, लेकिन ये जांच असीमित है, कितने भी लंबे समय तक चल सकती है, 2 साल 5 साल तक अलग अलग तरीके के लोग जो उससे भाग जाते हैं, ऐसा होता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस जो होती है 2 प्रकार की रिपोर्ट लगाती है। एक तो हमें कुछ भी नहीं मिला, जिसे कहते हैं क्लोजर, यानी कि FR खत्म, पूरा केस यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर पुलिस को जांच के दौरान कुछ भी ऐसे सबूत मिलते हैं जिसे जुटा करके वो दर्ज करती है चार्जशीट। ये बात आई समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? FIR जांच पुलिस दर्ज करती है, क्लोजर FIR चार्जशीट। जैसे ये चार्जशीट दर्ज होती है, इस चार्जशीट के दर्ज होने से पहले भी, इस चार्जशीट के दर्ज होने के बाद भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है अगर जरूरी होता है। ये बात ध्यान रखना।
अरेस्ट करते समय पुलिस के पास भी दो आधार होते हैं। अगर पुलिस देखती है कि जुर्म बहुत बड़ा आपराधिक नहीं है, किसी व्यक्ति को दी जा सकती है बेल, तो वो उस व्यक्ति से पैसे लेकर के एक रिपोर्ट बता करके उसको छोड़ देता है, उसे बेल देता है। बात आई समझ में? और हो सकता है कि उसने ऐसा भयानक जुर्म कराओ कि उसे बेल पुलिस ना दे। अगर पुलिस ये सब प्रक्रिया करती है, उसके बाद अरेस्ट करने के बाद अगर पुलिस ने अपने पास अरेस्ट करा है तो कोई भी पुलिस 24 घंटे से ज्यादा किसी व्यक्ति को अपने पास नहीं रखती है। ये नियम है। 24 घंटे के अंदर पुलिस को पेश करना होता है किसके समक्ष? ठीक है, अगर मेरा पीसीएसजे निकल जाता तो मेरे समक्ष, ठीक है, तो जजेस होते हैं। उसके बाद जो जज होता है, जज उसके सामने खड़े होकर 2-3 सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें पता है, ये है, वो है, जो सारी चीजें। उसके बाद इस चार्जशीट को ना जज देखता है कि यार तुम्हारे ऊपर चोरी की धारा करें, फांसी की धारा फैलाना तो फांसी करें, चोरी हुआ, और भी अपराध है, तुमने चोरी करते समय चाकू मार दिया या किसी को बंदूक से रॉबरी कर दी, इस तरीके के सारे अपराध उसे बताए जाते हैं, सबूत मिलाए जाते हैं, गवाह देखे जाते हैं। और फिर यहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी छोड़ सकता है, वरना मजिस्ट्रेट उसे भेज देता है जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में। 2021 में साफ साफ पूछा गया है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, न्यायिक हिरासत किसे कहते हैं? तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हें लॉ पढ़ा। न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत दोनों पे सवाल 2021 का प्रीलिम्स में यूपीएससी आज जाके देखना आया हुआ है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट भेज देता है न्यायिक हिरासत में। अगर पुलिस कहती है कि नहीं नहीं, अभी हमारे को रखने का और मन हो रहा, अभी तो हमने ढंग से इन्हें पूछताछ नहीं करी है, तो 15 दिन तक पुलिस के पास हिरासत में भेजा जा सकता है, लेकिन सिर्फ 15 दिन। बात आई समझ? तब न्यायालय पुलिस की कस्टडी में 15 दिन भेज सकता है, लेकिन जैसे ही 15 दिन पूरे होंगे, 14 दिन पूरे होंगे, 15 दिन लगेगा नहीं, वैसे ही न्यायिक हिरासत में पुलिस वालों को उस व्यक्ति को भेजना पड़ेगा। ये यहाँ तक की प्रक्रिया होगी। उसके बाद अभी भी खेल नहीं खत्म हुआ, उसके बाद ये जो पुलिस है चाहे तो इस जुडिशियल कस्टडी में भी उस अपराधी के खिलाफ सबूत लगा सकती है, उससे हिरासत में भी क्या कहते हैं पूछताछ कर सकती है। फिर शुरू हो जाता है इस पूरी प्रक्रिया के बाद, जिसे तुम लोग आम भाषा में कहते हो ट्रायल, यानी मुकदमा। और इस मुकदमा में अब एंट्री होती है 2 तरीके के गवाहों की। पहला जो बचाव पक्ष के गवाह होते हैं, और दूसरा जो उस व्यक्ति को दोषी, यानी एक जो विटनेस होते हैं वो प्रोसिक्यूशन के होते हैं, जो व्यक्ति है जिसका अपराध सिद्ध करना है वो लोग आते हैं, और एक ऐसे गवाह होते हैं जो उसका अपराध उसने नहीं किया ये सिद्ध करते हैं। बात आई समझ में? ये पूरी प्रोसेस चलने के बाद कोर्ट देता है या तो तुम्हें एक्विट यानी रिहाई, या तो तुम्हें कोर्ट देगा सजा। ये प्रक्रिया समझ में यही होता है, क्रिमिनल कोर्ट की प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लिखती है तो फिर उसको कैसे हिरासत में लिया जाता है, कैसे क्या होता है, मुस्कान बहुत दिन के बाद आएंगे इसलिए नहीं आ रही, सोया तो मुस्कान। केस ए और बी समझ गए? ए अपने बी पड़ोसन से बहुत दुखी था, उसने कहा हटाइए अपनी मोटरसाइकिल गिराई थी, तो बी ने कहा ना तुम्हारा ऐसी तैसी, तो ए ने थप्पड़ मारा, तो बी ने घूसा मारा। उसके बाद दोनों चले गए जेल, और जैसा कि बी के ज़्यादा छोटे आई थी तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, ए के मिला। फिर पुलिस ने कहा कि छोटों से कुछ नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो अलग था, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, ठीक है, हिरासत से लगता है, हिरासत, ठीक है, कैमरे में। तो भैया हिरासत के लिए पुलिस ले गई। इसमें कौन सा वही होता है? सलमान खान किसका रोल होता है? पांडे क्या नाम है? पांडे, हाँ कौन? पिक्चरों तक का नहीं बता पा रहा, चुलबुल पांडे। तो चुलबुल पांडे वाली हिरासत में जाने के बाद पुलिस या तो दर्ज कर देती है, जांच के बाद एफआईआर जो रिपोर्ट या चार्जशीट दर्ज होने के बाद में, जब चार्जशीट दर्ज हो जाती है तो उसके बाद भी प्रावधान होता है कि या तो बेल दे दो या बेल मत दो। लेकिन जब अरेस्ट करा तो 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपने पास नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि 24 घंटे की वो व्यक्ति को उसके पुनर्जन्म से वास्ता कराते हैं। बताया ना नहीं समझे? पुनर्जन्म का क्या कह रहा हूँ, मतलब चांसेस है, ऐसी रिपोर्ट है कि पुलिस अपने पास कस्टडी में रखने के बाद व्यक्ति से बहुत अच्छे से आदर के साथ पेश आती है। सुना है ना? तो इस तरीके से पुलिस उसे आदर और सख्ती के साथ पेश आए, इसके लिए न्यायालय कहता है कि 24 घंटे में हमारे समक्ष ले जाओ। जब 24 घंटे में ले जाते हैं तो मजिस्ट्रेट कहता है कि तुमने ये अपराध किए, वहाँ पे मजिस्ट्रेट की गुना चार्ज फ्रेमिंग करता है। फिर मजिस्ट्रेट कहता है पुलिस के पूछने पर कि पुलिस कहती है अभी हमें इससे सबूत मिलना शुरू हो गए, अब इसे 15 दिन हमारी हिरासत में दे दीजिए। तो पुलिस को लगता है तो पुलिस दे देती है हिरासत में, मतलब पुलिस की हिरासत में जज साहब दे देते हैं, वरना जज साहब उसे न्यायिक कस्टडी में भेज देते हैं। न्यायिक कस्टडी अधिकतम होती है 90 दिन तक, 60 से 90 दिन, उससे ऊपर नहीं। अगर 90 दिन के अंदर पुलिस सारे सबूत जुटा के पेश नहीं कर पाई तो व्यक्ति को फिर से बेल मिल जाती है डिफर, ठीक है, ये लॉ वाले पेपर समझो। उसके बाद जब मजिस्ट्रेट ने सारी चीजें कर दी फिर शुरू होता है ट्रायल, मुकदमा, और मुकदमे में बचाव पक्ष और दूसरी तरफ से दोषी पक्ष, दोनों तरीके के सभी सबूत लाए जाते हैं, और सबूतों के आधार पर या तो व्यक्ति को हो जाती है आजीवन कारावास, जेल, 6 महीने सजा, या फिर हो जाती है उसकी
तो एमपी की थोड़ी सी क्या ही गाना था, बात आई समझ में? सुनो, कोई दिक्कत आज आधे बच्चे तो बन के जाओ यहाँ से। अब सर आपने इतनी सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई, फालतू में हमारा टाइम वेस्ट करा, हमें पीसीएस से देना ही था। तो बेटा बच्चे बच्चियों भाइयों बहनों, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक प्रक्रिया कहलाती है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाली। तुम समझ गए? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी अगर आर्टिकल 21 कहता है कि तुम्हारी दैहिक स्वतंत्रता है, मैं नीरज का हाथ ऐसे नहीं पकड़ सकता, जेल नहीं ले जा सकता, लेकिन इसमें अपवाद जो है वो यही है कि अगर नीरज ने जुर्म करा तो अनुच्छेद 21 का अपवाद कहता है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से नीरज की आजादी छीनी जा सकती है। अब तुम मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सर हमारा फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, हम कहीं जाएंगे, कोई हमारे शरीर को टच नहीं कर सकता है। तुम जरा छोटा सा जुर्म करके तो देखो, तब पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर सकती है। और अगर पुलिस अरेस्ट करेगी तो उसे ये पूरी फॉर्मेलिटीज ही करनी होंगी। अगर उसने 1 इंच भी ये प्रक्रिया मिस करी तो मुबारक हो, तुम अनुच्छेद 21 में रिट डाल सकते हो, विच इज कॉल्ड हबियस कॉर्पस। तो हबियस कॉर्पस की रिट करोगे कि हिम्मत कैसे हुई इसकी हमें अरेस्ट करने की, और बिना किसी बात के हमें छोड़ दो। दैहिक स्वतंत्रता वाली याचिका, और वो जो दैहिक स्वतंत्रता वाली याचिका है वो अनुच्छेद 21 के तहत तभी काम करेगी जबकि पूरी पूरी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में कहीं कोई खामी पाई गई हो। क्या आपको बिल्कुल 200 रुपये का किसी को डाउट, कोई समस्या? आर्टिकल 21 क्लियर? अब आर्टिकल 21 में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी इशू रह गया होगा समझने में, समस्या कोई दिक्कत? आदिया वाला सभी जहाँ वाला शादी वाला, चलो इन्होंने जो सवाल पूछा है, वैसे तो इनके 2 सवाल आज बड़े अच्छे हैं, लेकिन मैं तुम्हें शफीन जहाँ वर्सेस अशोकन केएम का केस बताया था, जो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है? तो केस बड़ा अच्छा है, वो हबियस कॉर्पस में मजेदार केस। क्या कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी कर सकता है? बताओ क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने मम्मी पापा से बच्चे अपनी शादी को कर लो? बताओ। हाँ बताओ भैया बताओ। जो पहले कर सकते हैं 2 साल बाद शुक्रा के लिए तेरा इंतजाम देखिए। राइट टू मैरिज, यानी भैया अपनी मर्जी से शादी करना क्या अनुच्छेद 21 में आता है? तो मैं तुम्हें इसमें मिलवाता हूँ सफी जहाँ से, जिसको प्यार से लोग बोलते हैं हादिया केस। सुना है किसी ने? बंद करो प्रोजेक्ट, कौन क्यों करते? तुम्हारे हाथों में कीटनाशक दवाइयाँ लगा बहुत ही लागू। अब बताओ भैया राइट टू मैरिज। अब देखो कहानी शुरू होती है 3 पात्रों से, एक सहेली, उसकी 2 और सहेली, टोटल 3 सहेली। जी के ठीक हो तो बताना। और बड़े 3 सहेलियां एक साथ एमबीबीएस की पढ़ाई करके रह रही होती है। बात होती है मद्रास की, वैसे तो मामला पूरा केरला का है, लेकिन हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो भैया मामला चल रहा होता है, ठीक है?